कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। कहाँ तक हो गया था कल? कहाँ तक पढ़ाया था? संविधान को, मतलब आंतरिक समस्याएं। अच्छा, परिणाम पढ़ाना है। हेडिंग पढ़ी थी, इसमें लिखा ही नहीं था संविधान को लेकर उत्पन्न समस्याएं हैं। हाँ, ये हो गया था ना, आंतरिक समस्याएं। तो संविधान को लेकर के नेपाल में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनमें से कौन कौन सी समस्याएं थी, कोई बताएगा? जो प्रमुख समस्याएं थी बताइए। जैसे सीटों को लेकर के, ठीक है, परिसीमन को लेकर के, हाँ, मधेसी और वो पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर के, उच्च जाति या पिछड़ी जाति को लेकर के, तराई क्षेत्र हो चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र, मतलब भौगोलिक बंटवारे को लेकर के भी। जो पहाड़ी क्षेत्र था 165 सीटों में से 100 सीटें पहाड़ी क्षेत्र के अधिकार में थी और मात्र 65 सीटें मधेसियों के अधिकार में थी, जबकि मधेसियों का नेपाल की जनसंख्या में प्रतिशत पहाड़ियों की तुलना में अधिक है। तो ऐसे में विरोध उत्पन्न होना ही था। मधेसी चाहते थे कि जो बंटवारा आपने संविधान में पूरे नेपाल का कुछ इस तरह से किया है, 7 प्रांतों में, नेपाल का बंटवारा 7 प्रांतों में कर दिया। इसमें क्या है, ये जो भाग उत्तर का भाग रहा, ये पहाड़ी क्षेत्र, और ये तराई और मैदानी क्षेत्र रहा मधेसियों का क्षेत्र रहा। अब जब परिसीमन किया, 7 राज्यों में बांट दिया गया नेपाल को, तो प्रत्येक राज्य में क्या रहा, पहाड़ी क्षेत्र भी आएगा, तराई क्षेत्र भी आएगा और मैदानी क्षेत्र भी। ये पहाड़ी क्षेत्र भी आया, तराई का भी आया और फिर मैदानी क्षेत्र भी आया। मधेसी वो तराई और मैदानी क्षेत्र से ताल्लुकात रखते थे, भारत के सीमावर्ती क्षेत्र से ताल्लुकात रखते थे। जनसंख्या का अनुपात भी ज़्यादा होने के बावजूद भी राजनीतिक में की अगर बात करें, राजनीतिक संरचना की बात करें, तो उसमें भागीदारी नहीं मिल पा रही थी कि पड़ोसी था, भारत का असर था, लोकतंत्र था, जो जनसंख्या के आधार पर कम से कम उसके अनुपात के आधार पर जो भागीदारी मिल जाए। तो 165 सीटों में 100 सीटें वो पहाड़ी क्षेत्रों को और मात्र 65 सीटें वो मधेसियों के क्षेत्र में आई। तो ऐसे विरोध उत्पन्न होना स्वाभाविक था। ठीक है, अब देख लेंगे इसको कि आखिर नेपाल की ये आंतरिक समस्या जो थी, इसका परिणाम क्या रहा। नेपाल की आंतरिक समस्या का परिणाम क्या रहा, तो हेडिंग डाल लेंगे नेपाल की इस आंतरिक समस्या का परिणाम। अब जैसे कल भी बताया था, मधेसी जो कि भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में रहते थे, मैदानी व तराई क्षेत्र में रहते थे, मधेसियों ने क्या किया, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए भारत के जो बॉर्डर की सीमा थी, नेपाल की जो सीमा थी, उसको बंद कर दिया, नाकेबंदी कर दी।
और चूंकि भारत के साथ नेपाल के व्यापारिक संबंध थे, अधिकांश व्यापार जो है भारत के रास्ते से हुआ करता था, नेपाल का पूरी अर्थव्यवस्था भारत पे टिकी हुई थी। तो ऐसे में जो साम्यवादी माओवादी दल रहे, उन्होंने पूरा इस बात का फायदा उठाया कि प्रोपेगेंडा बना दिया कि भारत ने नेपाल के रास्ते की नाकेबंदी कर दी, नेपाल की नाकेबंदी कर दी, जबकि पड़ोसी होने के नाते, अच्छा पड़ोसी होने के नाते भारत को नेपाल की सहायता करनी चाहिए ऐसे में। और भारत ने तो अपने नाकाबंदी कर दी, आपके लिए दरवाजे ही बंद कर दिए। इसका मतलब ये कि जब नेपाल जब मुसीबत में आएगा तब तक भारत उसका साथ छोड़ देगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है राष्ट्रहित, तो वो अपने राष्ट्रहित को देखेगा। और जबकि भारत का ऐसा बिल्कुल भी नज़रिया नहीं था, भारत ने स्पष्ट उस पर मत भी दिया कि जो भी नाकेबंदी हुई है तो मधेशियों के द्वारा हुई है, नेपालियों के द्वारा हुई है, ना कि भारत के द्वारा हुई है। अपनी मांगों को पूरा करने के लिए नेपालियों ने, मधेशियों ने नाकेबंदी कर दी ताकि व्यापार ठप हो, सरकार को झुकना पड़े और सरकार बात माने उनकी, ताकि सरकार बात माने उनकी। तो इसमें लिख लेंगे थोड़ा, नेपाल के द्वारा यह आरोप लगाया गया, नेपाल के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि भारत ने नाकेबंदी की है, भारत ने नाकेबंदी की है जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था पर, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव हुआ, अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव हुआ। अब आपको ये भी पता होगा कि नेपाल की अर्थव्यवस्था ज़्यादातर वहाँ कृषि का भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी एरिया भी है, तो ज़्यादातर आप देखोगे नेपाल की अर्थव्यवस्था पर्यटक पर निर्भर है। काठमांडू घूमने जाइए आप ज़्यादा देखोगे कि अपनी हिंदी फिल्मों की शूटिंग नेपाल में भी बहुत हुई है, नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी हुई है। तो नेपाल का अगर बात करें अर्थव्यवस्था पर्यटन पर भी आधारित है। जब तक पर्यटक आएंगे नहीं तो फिर पर्यटन का क्या मतलब रहा, और वही नाकेबंदी कर दी, तो इस नाकेबंदी से नकारात्मक प्रभाव रहा। तो लिख लीजिए आगे, नेपाल में जाने वाले पर्यटक रुक गए तथा नेपाल में आम उपभोग की चीज़ें महंगी होंगी या सस्ती? महंगी हो जाएंगी। जब पूरा मार्केट ही बंद हो जाए, नाकेबंदी कर दी जाए, तो कोई चीज़ आएगी नहीं, और जब जाहिर सी बात है उसकी पूर्ति हो ही नहीं रही, मांग बढ़ने पे है, तो चीज़ें क्या होंगी? ऐसे महंगी होंगी। चीज़ें क्या होंगी? महंगी होंगी, महंगाई हो जाएगी। इस महंगाई को भी जिम्मेदार वो माओवादी हिंदुस्तान को ठहरा रहे थे, क्योंकि वो पूरा ठिकरा फोड़ रहे थे भारत के सर पर कि भारत ने नाकेबंदी कर दी है। तो लिख लीजिए आगे, उपभोग की चीज़ें अत्यधिक महंगी हो गई। इस नाकेबंदी के कारण नेपाल का किसकी ओर झुकाव बढ़ जाएगा? चीन की ओर बढ़ जाएगा। नेपाल का चीन की ओर झुकाव और बढ़ गया।
चीन की ओर झुकाव और बढ़ गया। अब ऐसे मदेशी समझ रहे थे कि नेपाल ने जो है उनके साथ इंसाफ नहीं किया, उनके साथ बल्कि दोहरा बर्ताव किया। इंसाफ तो ये था कि जो मदेशी दो राज्यों की मांग कर रहे थे, चाहे वो विंध्याचल हो चाहे वो जनकपुर हो, कि दो राज्यों की हम मांग कर रहे हैं, इसमें जो कि हमारे मैदानी तराई क्षेत्र आते हैं, आप हमारे लिए दो राज्य बना दीजिए। बस आपको क्या ज़रूरत है कि हमारी पूरी आबादी को जो है अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, और बांट भी देना। उसके बाद कम से कम ये तो हो कि 165 सीटों में हमारी जनसंख्या के आधार पर हमें जो है भागीदारी दीजिए, राजनीतिक अधिकार दीजिए। वो भी नहीं था। तो ऐसे में क्या लगा मदेशियों को? दोहरा बर्ताव लगा। तो लिख लीजिए, मदेशियों के अनुसार नेपाल के वर्तमान संघीय व्यवस्था में नृजातीय संघवाद की मांग को पूर्ण नहीं किया गया, और मदेशियों के साथ दोहरे दर्जे का बर्ताव अभी भी बना हुआ है। अब आप देखोगे ऐसी गतिविधियों से 1989 में 1989 के समय भारत नेपाल के संबंध बहुत न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए, क्योंकि वो पूरा का पूरा साम्यवादी दल इस बात को नेपाल के आम जन तक, नेपाली नागरिक तक बात पहुंचा चुका था कि भारत जो है आपकी विषम परिस्थितियों में आपका साथ नहीं देने वाला है, बल्कि अपने दरवाजे बंद कर देगा। तो ऐसे में 1989 के समय में भारत के और नेपाल के संबंध बहुत ही न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए, क्योंकि भारत विरोधी एक प्रोपेगेंडा नेपाल में रहा। तो इसके बारे में और लिख लेंगे। इस नाकेबंदी के कारण 1989 के बाद क्या लिख नहीं रहे क्या? कैसे लिख रहे हो? अच्छा, इसको पड़ोसी को दिखा रहे क्या? लिख लीजिए, इस नाकेबंदी के कारण 1989 के बाद भारत नेपाल के बीच संबंध सर्वाधिक न्यूनतम बिंदु पर पहुंच गए। भारत नेपाल के बीच के संबंध सर्वाधिक न्यूनतम बिंदु पर पहुंच गए। नेपाल में जानबूझकर भारत विरोध को और बढ़ाया गया। जबकि भारत के अनुसार नेपाल की आंतरिक राजनीतिक समस्या के परिणाम स्वरूप, जबकि भारत के अनुसार, अब भारत तो कोई व्यक्ति अगर आप पर झूठा आरोप लगाए तो आप उसको खुलासा करोगे कि नहीं?
स्टेटमेंट दोगे कि नहीं? कुछ तो बताओगे। अगर आप उस बात को सुनते रहे, झूठा आरोप लगा रहा, आपके चरित्र पर झूठा आरोप लगा रहा और आप उसको सुने, तो इसका मतलब आपकी सहमति है, क्या आप उसमें हो संलिप्त? तो भारत ने भी अपनी बात बताई, स्टेटमेंट दिया। तो लिख लीजिए, जबकि भारत के अनुसार नेपाल की आंतरिक राजनीतिक समस्या के परिणाम स्वरूप नेपाल की आंतरिक राजनीतिक समस्या के परिणाम स्वरूप मधेशियों के द्वारा नाकेबंदी की गई। मधेशियों के द्वारा नाकेबंदी की गई। और नेपाल क्या आरोप लगा रहा था कि भारत के द्वारा नाकेबंदी की गई, और भारत ने स्पष्ट कर दिया कि नाकेबंदी भारत के द्वारा नहीं की गई। भारत के तो हमेशा नेपाल के लिए द्वार खुले हैं। नाकेबंदी की गई है वो मधेशियों के द्वारा। आगे लिख लीजिए। अब ऐसे में क्या है कि आप देखोगे जो छोटा पड़ोसी देश होता है उसका मनोवैज्ञानिक डर भी बना रहता है कि कहीं जो है, मनोवैज्ञानिक डर क्या, अगर छोटा पड़ोसी है कोई भी, तो उसके मन में हमेशा ये रहता भी, अगर कोई भी असफलता उसको हासिल होती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, संविधान की बात करें तो वहाँ के राजनीतिक ढांचे के क्षेत्र में हो, कुल मिला किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें, अगर असफलता हासिल होती है, चाहे वो सामरिक दृष्टिकोण से हो, तो वो उसका ठिकरा, अपनी असफलताओं का ठिकरा अपने पड़ोसी पर थोप देता है। जैसे मानव का नेचर भी है। मान लीजिए आपके अगर नंबर कम आए तो आपसे अगर आपके पापा पूछेंगे नंबर क्यों कम आए, तो आप ये नहीं कि स्पष्ट बता दें कि मैं पढ़ा नहीं था, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। अगर आपने ऐसा बोल दिया तो आप तैयार रहो कि आपकी कमर टूट जाएगी, नील पड़ जाएगा, तो हो सकता है कि आप नील डलवाने के लिए तैयार रहो। तो कोई ऐसा है महान जो बोल देगा ऐसे तो नहीं बोलेगा। उसमें आप क्या बहाने मारोगे? हो सकता है कि आप ये बहाने लगा दो कि टीचर ठीक नहीं था, ये टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ा पाया। हो सकता है कि आप ये कह दो कि इन दिनों में थोड़ा बिजी था क्योंकि मेरे दोस्त की तबीयत ख़राब थी या मेरी सहेली की तबीयत ख़राब थी, तो मैं थोड़ा उस पर ध्यान दे रहा था, इसलिए नंबर कम आ गए। हो सकता है आप ये आरोप लगा दो कि मैं बीमार चल रहा था। हो सकता है ये भी आप कह दो कि मोबाइल फ़ोन आपने दिलाया नहीं तो डिस्टर्ब था, ठीक से पढ़ नहीं पाया, क्लास नहीं कर पाया, कुछ ना कुछ बहाने। और सबसे आसान बहाना ये रहता है, भारतीय बच्चों का पेपर टफ आया था, आउट ऑफ सिलेबस आया था। जब आप ही आउट ऑफ कंट्रोल रहोगे तो सब कुछ आउट ऑफ लगेगा, और ठीक से पढ़े होते तो नहीं होता ऐसा। तो कहने का मतलब ये कि अपनी विफलताओं का ठिकरा किसी दूसरे पे थोप देना। तो ये छोटे जो पड़ोसी देश हैं, जब पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान में अगर खाने को मान लीजिए वहाँ की जनता बहुत परेशान है, वेपन्स पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, आम जनता की शिक्षा पर जोर नहीं दिया जा रहा है, स्वास्थ्य पर जोर नहीं दिया जा रहा है, देखभाल नहीं की जा रही, तो ऐसे में क्या है, पाकिस्तान सीधे सीधे बोलेगा कि हिंदुस्तान से हमें पूरा खतरा है और जिसके लिए हमें अपने डिफेंस के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है अपने आर्मी पर, और जबकि ये पैसा हम अपने यहाँ के नागरिक की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर कर सकते थे, प्रौद्योगिकी पर कर सकते थे। तो क्या है, आप कर नहीं पा रहे ना, इसलिए बहाने मार रहे हो। किसने बताया कि हिंदुस्तान आपको खा जाएगा? आपके अगर कर्म ठीक होंगे तो कुछ नहीं होगा, आपका नेचर ठीक होगा, आपके पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध होंगे तो किसी से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों झगड़ा होगा? आपका पड़ोसी क्यों झगड़ा करेगा अगर आपके संबंध होंगे तो?
और हिंदुस्तान हमेशा क्लियर रहता है, पहले भी शुरुआत से स्टैंड रहा कि हम चाहे अपने पड़ोसी हो चाहे कोई भी राष्ट्र हो, हम किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे कि जो उस राष्ट्र की संप्रभुता पर ठेस पहुंचाए। ऐसा व्यवहार करेंगे ही नहीं। कोई अगर हमारे मुल्क पर, राष्ट्र पर अगर ऐसा आचरण करता है, ऐसी गतिविधि करता है, तो भले ही शुरुआत हम ना करें, अंत हम करेंगे। तो भारत का हमेशा विदेश नीति में यही रहा कि शुरुआत नहीं करेंगे, हम गलत काम करेंगे नहीं। और पाकिस्तान बार बार चिल्लाता रहता कि राजनीतिक अगर उठक पटक हो रही है पाकिस्तान में, म्यांमार में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, चीन में हो रहा है, तो उस सारा ठिकरा जो है हिंदुस्तान के सिर मढ़ देते हैं कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है। तो यही रहा, इसमें लिख लीजिए आगे। छोटे पड़ोसी देशों में, छोटे पड़ोसी देशों में भारत के प्रति एक मनोवैज्ञानिक भय बना रहता है। छोटे पड़ोसी देशों में भारत के प्रति एक मनोवैज्ञानिक भय बना रहता है और वे अपने सभी विफलताओं और समस्याओं के लिए भारत को उत्तरदायी बना देते हैं। भारत को उत्तरदायी बना देते हैं। आगे लिखेंगे मधेशियों के, अगला बिंदु, मधेशियों के लंबे आंदोलन के परिणाम स्वरूप, मधेशियों के लंबे आंदोलन के परिणाम स्वरूप नेपाल की संसद के द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया। संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया जिसे मधेशियों की दो प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया। देखिए, आंदोलन अगर शुरुआत है, आंदोलन चल रहा है और लंबे समय तक चल रहा है, इसका मतलब ये तो जान लेती है वहाँ की सरकार, प्रशासन, कि इसकी कुछ मांगे हैं, मतलब जो भी मांगे हैं इसमें से कुछ मांगों को अगर हम मान भी लेते हैं तो शायद मामला शांत हो जाए, वरना हो सकता है कि आंदोलन एक उग्र रूप भी धारण कर ले। तो लंबे समय तक आंदोलन रहा मधेशियों का, तो आखिरकार संसद को, सरकार को झुकना पड़ा और कुछ मांगों को मानना पड़ा। ठीक है, जिसमें पहली मांग लिख लीजिए, मांगों को स्वीकार कर लिया। पहली लिख लीजिए, संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होगा। संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होगा। वो पहले क्या आधार था? भौगोलिक आधार। पहले क्या था? भौगोलिक आधार। वो पहाड़ी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र के हर प्रांत में ये तीनों भौगोलिक अवस्थाएं देखने को मिल जाए। और अब क्या हो गया? जनसंख्या के आधार पर। दूसरा लिखिए, संविधान संशोधन के द्वारा मधेसी समुदाय की व्यक्तियों को सेवाओं में
आनुपातिक प्रतिनिधित्व करने की मांग को, सेवाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की मांग को सेवाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया, मांग को भी स्वीकार कर लिया गया। अब तक क्या था, सेवाओं में वो संविधान में स्पष्ट कर दिया था कि नेपाली नागरिक वही होगा जिसके माता पिता नेपाल के नागरिक हो, नेपाल में जन्मे हो। वो मधेशियों का क्या था, मधेशी जो थे वो भारत के सीमावर्ती थे, भारत के विस्तारी थे। मधेशियों के माता पिता नेपाल में नहीं जन्मे थे, तो ऐसे में क्या है, कितना ही पढ़ा लिख लेगा मधेशी पिछड़ा वर्ग, तो वो सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधि नहीं था, ना राजनीतिक मामला था, ना हिस्सेदारी थी। तो ऐसे में क्या होगा, असंतोष तो पैदा होना ही था। तो अब वर्तमान में क्या कर लिया गया, उनकी इस मांग को भी स्वीकार कर लिया गया कि अब सेवाओं में आनुपातिक प्रतिनिधित्व हो, ताकि मधेसी पढ़े, पिछड़ा वर्ग पढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अब आगे लिख लेंगे। अब ऐसे में जो मांगे स्वीकार करनी, तो क्या अब जो स्थिति या हालात सुधार होंगे, हालातों में सुधार होंगे, मगर फिर भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है नेपाल में। लिख लेंगे आगे कि क्या वजह रही। परंतु नेपाल में राजनीतिक अस्थायित्व अभी भी कायम है, क्योंकि साम्यवादी दल का समर्थन किसके द्वारा किया जा रहा था, माओवादियों के द्वारा किया जा रहा है, माओवादियों के द्वारा किया जा रहा है, जो बार बार सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी देते रहते हैं, जो बार बार सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी देते रहते हैं। भाई गठबंधन या मिलती जुलती सरकार रहेगी तो ये सब चीज़ तो झेलना ही पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि नेपाल में अभी भी राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। तो ये क्या रहा, नेपाल में आंतरिक समस्या का परिणाम आपने देख लिया। ठीक है, अब देख लेंगे कि भारत नेपाल के संबंध यूं ही चलते रहे, भाई 1989 में जो रहे या यूं ही चलते रहे। तो एक संधि हुई थी भारत नेपाल के संबंध, और उस संधि को भी साथ में पढ़ लेंगे, 1950 की संधि। ठीक है, हाँ, और मित्रता की संधि कह सकते हैं। तो इनको एक साथ पढ़ लेते हैं। तो भारत नेपाल संबंध और 1950 की संधि। भारत नेपाल संबंध और 1950 की संधि, या आप इसको कह सकते हैं और मित्रता की संधि। भारत नेपाल संबंध देखने हैं, 1950 की संधि को फिर से दोहरा लेते हैं।
इसी को मित्रता की संधि बोलते हैं। तो आखिर इस संधि पर भारत नेपाल के संबंध अर्थात नेपालियों की आपत्ति क्या रही, तो सबसे पहले उस आपत्ति को देख लेंगे। तो इस संधि पर नेपालियों की आपत्ति, इसमें सबसे पहले देखेंगे इस संधि पर नेपालियों की आपत्ति। क्या क्या उन नेपालियों को इस संधि पर किन किन बातों पर या किन किन मुद्दों पर आपत्ति थी। तो एक तो क्या है कि नेपाल के द्वारा ये बताया गया था, मतलब संधि में जो प्रावधान थे लिखा गया था, उल्लेखित किया गया था, उसमें ये था कि अगर नेपाल जो है किसी अन्य राष्ट्र से सैनिक सामग्री खरीदेगा तो उसके लिए सबसे पहले भारत से परामर्श लेना होगा। सबसे पहले भारत से परामर्श लेना होगा। क्योंकि ये संधि 1950 में हुई थी और वर्तमान में तो क्या था 1990 के दशक की अगर बात करें तो उस टाइम पे क्या स्थिति नज़र आ रही कि नहीं, वही तब की संधि अब क्यों चली जा रही है, तब क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति है। तो नेपाली इस बात पर भी, इस मुद्दे पर भी ऐतराज़ जताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम अपने सामरिक या सैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए हमें अपने पड़ोसी भारत से परामर्श लेना होगा, हम क्यों परामर्श लें। तो ये भी एक आपत्ति है नेपाल की। दूसरा ये है कि जब ये संधि हुई थी तो तब जो है नेपाल एक राजतंत्रीय शासन था, तब नेपाल एक राजतंत्रीय शासन था। तब हो सकता है कि राजा ने ऐसे किया हो, वो एक व्यक्ति था, मगर अब क्या है, नेपाल एक लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, संप्रभु और पंथनिरपेक्ष राज्य की भूमिका में है। तो ऐसे में इसको बदलना होगा, परिवर्तन करना होगा, इसमें ये एक आपत्ति रही। दूसरा ये है कि इस संधि के दौरान जब ये संधि की जा रही थी तब नेपाल और चीन के संबंध ऐसे नहीं थे कि जो अब हैं, तब ऐसे संबंध नहीं थे। अब क्या है, चीन अत्यधिक प्रभावी है, चीन अत्यधिक प्रभावी है, प्रभावी संबंध है नेपाल और चीन के। तो हम भाई चीन से क्यों ना खरीदें वेपन्स, हम चीन से क्यों नहीं अपना खरीदारी करें, हम भारत पे क्यों निर्भर रहें। तो ये भी एक आपत्ति का रही, ये भी एक मुद्दा रहा। अब इससे भारत क्या अपने दृष्टिकोण देता है, भारत की क्या प्रतिक्रिया रहती है, उसको ही पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इतना देख लेते हैं कि इस संधि पर नेपालियों की क्या आपत्ति रही, उसके बिंदु लिख लेंगे। तो लिख लीजिए पहला इसमें लिखेंगे नेपाल के द्वारा भारत और विशेष तौर पर नेपाल के द्वारा, भारत नहीं लिखना है, नेपाल के द्वारा और विशेष तौर पर माओवादी दल के द्वारा, नेपाल के द्वारा और विशेष तौर पर माओवादी दल के द्वारा इस संधि को नेपाल की संप्रभुता के विरुद्ध माना जाता है। इस संधि को नेपाल की संप्रभुता के विरुद्ध माना जाता है, क्योंकि इस संधि में उल्लेखित है कि नेपाल विदेशी राज्यों से हथियार खरीदने से पहले भारत से परामर्श करेगा। हथियार खरीदने से पहले भारत से परामर्श करेगा। अगला बिंदु इसमें लिखेंगे, यह संधि 1950 में संपन्न की गई थी। यह संधि 1950 में संपन्न की गई थी।
जब नेपाल में कैसा शासन था? राजतंत्रीय। जब नेपाल में राजतंत्रीय शासन था, जबकि वर्तमान में नेपाल एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संप्रभु पंथ निरपेक्ष राज्य बन चुका है। जबकि वर्तमान में नेपाल एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक संप्रभु पंथ निरपेक्ष राज्य बन चुका है। और अब ये ज़रूरी तो नहीं है बताना कि लोकतांत्रिक क्या होता है, गणतांत्रिक क्या होता है, संप्रभु क्या होता है, पंथ निरपेक्ष क्या होता है। ये सारे चीज़ें एक एक शब्द को बता चुका था, बता भी दिया था। पॉलिटिकल साइंस में भी रहा आपका और अब IR में भी पुनः बताया था। अगला बिंदु लिखिए, इस संधि के दौरान नेपाल के कूटनीतिक संबंध चीन के साथ नहीं थे। इस संधि के दौरान नेपाल के कूटनीतिक संबंध चीन के साथ नहीं थे, जबकि वर्तमान में उसके चीन के साथ अत्यधिक प्रभावी संबंध बन गए हैं। अब देख लेंगे इस संधि पर भारत का दृष्टिकोण देख लेंगे। इस संधि पर भारत क्या कहता है, उसका नज़रिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, इसकी बात कर लेंगे। ठीक है। तो भारत कहता है कि नेपाल ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये जो संधि है इसको या तो रद्द किया जाए, समूची संधि पूरी संधि को या तो रद्द कर दिया जाए, या फिर इसके कुछ भाग से जिसे उसने ऐतराज हो उसको हटा दिया जाए। ऐसा स्पष्ट ही नहीं किया उसने, तो हम क्यों आगे बढ़ें? मतलब हम क्यों फालतू के उनके आगे पीछे घूमते रहे कि भैया इसको रद्द कर दें क्या? अगर नेपाल को ऐतराज़ है, विरोध है इस बात पर, तो वो अपना मत स्पष्ट करे कि मुझे ऐतराज़ है इस समूची संधि से और रद्द करने के लिए बताए। जिस हिस्से पर, जिस भाग पर ऐतराज़ है उस भाग को हटाने के लिए बताए, पर ऐसा नहीं किया है। ऐसा नेपाल ने नहीं किया है। और नेपाल ये बात करता है कि हम जो है अभी हमें ये महसूस होता है कि हमारी संप्रभुता पे कहीं ना कहीं बट्टा लगता है, तो नेपाल ने उस संधि के प्रावधान को भी तोड़ दिया। और जो प्रावधान लिखा होता है कि नेपाल किसी विदेशी शक्ति से अगर कोई सैनिक सामग्री खरीदता है तो पहले भारत से परामर्श लेगा, मगर भारत से परामर्श नेपाल ने नहीं लिया और चीन से हथियारों को खरीद लिया। तो यह अवहेलना कर दी, नेपाल ने यह अवहेलना कर दी। तो कैसे कह सकता है नेपाल कि हमारी संप्रभुता पर बट्टा है, इस बात पे विरोध जता रहा है? तो उसका विरोध जताना गलत है। और कोई भी देश जो संप्रभु है वो किसी भी संधि को तोड़ सकता है, जोड़ सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ये उसकी पावर है। अगर वाकई में नेपाल को दिक्कत है तो नेपाल कदम बढ़ाए, आगे बढ़े, इन सब चीज़ों पर बताए, स्पष्ट करे अपना मत। स्पष्ट नहीं कर रहा है भाई। संधि का पुनरावलोकन भी कर सकते हैं ना, संधि का पुनरावलोकन कीजिए। जैसे अगर बात करें तो भारत भूटान की संधि 1949 में हुई थी और उसका पुनरावलोकन 2007 में किया गया। तो इस तरह से नेपाल भी तो कदम बढ़ा सकता है, कह सकता है कि जो 1950 की संधि थी उसका पुनरावलोकन किया जाए।
या तो समाप्त करने के लिए बोले समूची संधि को, या फिर जिस भाग में दिक्कत हो संधि के उस भाग को हटाने के लिए बोले। कुछ तो स्पष्ट करे। तो ये क्या है, भारत का दृष्टिकोण है। नेपाल अवहेलना भी करता जा रहा है, सारे नियम को तोड़ता जा रहा है, फिर उसके बाद में हिंदुस्तान पे आरोप लगा रहा है, तो ये तो गलत बात है। तो भारत ने अपना दृष्टिकोण क्लियर कर दिया। देखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात आती है, छवि की बात आती है, तो सबसे पहले अपने आप को, अपने मुल्क की बात आती है, तो जो वास्तव में सच्चाई है या राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना होता है, बताना होता। अपनी सफाई नहीं दोगे या अपने आप को नहीं बचाओगे तो लोग आपको गलत साबित कर देंगे, लोग आपको गलत साबित कर देंगे। तो लिख लीजिए इसमें पहला बिंदु लिखिए, नेपाल द्वारा अभी भी यह स्पष्ट रूप में नहीं किया गया है, नेपाल द्वारा अभी भी यह स्पष्ट रूप में नहीं किया गया है कि समूची संधि को रद्द किया जाए। समूची मतलब कंप्लीट, पूरी, पूर्ण, समूची संधि को रद्द किया जाए अथवा संधि के किसी विशेष भाग को, अथवा संधि के किसी विशेष भाग को समाप्त किया जाए। अगला बिंदु लिखेंगे, नेपाल के द्वारा पहले ही संधि की अवहेलना की जा चुकी है। नेपाल के द्वारा पहले ही संधि की अवहेलना की जा चुकी है क्योंकि उसने भारत से परामर्श के बिना चीन से हथियारों का आयात किया है। क्योंकि उसने भारत से परामर्श के बिना चीन से हथियारों का आयात किया है। और चिल्ला रहा है कि हिंदुस्तान जो है कुछ खरीदने ही नहीं देता। ये लिखना मत, ये लाइन लिखे तो नहीं है, हाँ लिखना नहीं है। अगला बिंदु लिखेंगे, नेपाल एक संप्रभु राज्य है। नेपाल एक संप्रभु राज्य है जिसे किसी भी संधि को परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार है। जिसे किसी भी संधि को परिवर्तित करने का पूर्ण अधिकार है। जैसे सब पॉइंट में आप बना के लिख सकते हैं या उदाहरण जैसे प्रस्तुत करेंगे तो 1949 की भारत भूटान संधि का 1949 की भारत भूटान संधि का पुनर्वलोकन 1949 की भारत भूटान संधि का पुनर्वलोकन वर्ष 2007 में किया गया। वर्ष 2007 में किया गया। इसलिए नेपाल के साथ भी संधि का पुनर्वलोकन संभव है। इसलिए नेपाल के साथ भी संधि का पुनर्वलोकन संभव है। तो कुल मिलाकर अब निष्कर्ष की अगर बात कर लें तो आप इसका निष्कर्ष क्या निकालोगे? इसका निष्कर्ष आप क्या निकालोगे? इसका निष्कर्ष आप ये समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि जब जब भारत विरोध बढ़ता है नेपाल में, तब तक तो ये बात करते हैं पुनर्वलोकन की। जब विरोध बढ़ रहा है तब तो ये बात कर रहे हैं पुनर्वलोकन की। और जब सब कुछ सही चलता है तो चलो सब चल रहा है, ये सब सही चल रहा है।
तो जब दुख आता है तो तब तो भगवान को याद करते हैं, और सुख आता है तो भूल जाते हैं कौन भगवान, कैसा भगवान। भगवान को नीचे समझते हैं, ईश्वर को नीचे समझते हैं। तो जब भारत विरोधी प्रभाव अधिक देखने को मिल रहा है नेपाल में, तब तो बात कर रहे हैं पुनर्वलोकन की, और जब सब कुछ ठीक चलता है तो तब क्या है, कुछ नहीं। तो खाली झूठे आरोप लगाते रहते हैं, खाली झूठे आरोप लगाता रहता। तो लिख लीजिए इसमें निष्कर्ष। भारत की विदेश नीति में, भारत की विदेश नीति में ये दोनों लड़कियां दोनों पैनों से कम जा रहे हैं, बदल बदल के। एक हेडिंग डालनी होती है तो ब्लैक से तू लिख ले, ब्लू से मैं लिख लूँ, ऐसे काम होता है। कुछ लोग ऐसे हैं बच्चे, तुम लोग नहीं हो ना, एक बुकलेट खरीदते हैं, भाई बहन है तो एक बुकलेट खरीद रहे हैं, उसी से काम चला रहे हैं। अलग अलग खरीद ली ना। हाँ तो हाँ अच्छा, वो एक हाँ, तो एग्ज़ाम के टाइम में तब देखेंगे कैसे पढ़ोगे आप लोग, एक ही बुकलेट से। हाँ वो कह रहे एक ही पेपर, तो एक ही पेपर लिख लेना और बोल देना यूपीएससी कि नौकरी भी एक ही दे दे, सैलरी भी एक ही मिले। ठीक है, सैलरी की जब बात आती है ना डबल मिलेगी वो तो नहीं। तो निष्कर्ष लिख लीजिए, नेपाल की विदेश नीति में, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया निष्कर्ष में? तो नेपाल लिख लो, नेपाल लिख लो। नेपाल की विदेश नीति में, नेपाल की विदेश नीति में कुछ बच्चे कह रहे हैं काटेंगे नहीं। हाँ, तो कहीं कहीं काटना भी ठीक रहता है बेटा, ठीक है। तो नेपाल की विदेश नीति में भारत विरोध जब जब प्रभावी होता है, भारत विरोध जब जब प्रभावी होता है, उसके द्वारा संधि के पुनरावलोकन की मांग की जाती है। उसके द्वारा संधि के पुनरावलोकन की मांग की जाती है। उसके द्वारा किसके? नेपाल के द्वारा। जबकि संधि से नेपाल को बहुत बड़ा लाभ है, जबकि संधि से नेपाल को बहुत बड़ा लाभ है, और संधि के विरोध के द्वारा भारत विरोध को बढ़ावा दिया जाता है, भारत विरोध को बढ़ावा दिया जाता है। अब क्या है, माओवादी इस संधि का गलत तरीके से नेपालियों के जहन में बात डाल देते हैं, और वो हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि तुम कहने को क्या दे रहे हो, तुम संप्रभु हो, तुम हो ही नहीं संप्रभु। कहाँ से संप्रभु हैं? नेपाल संप्रभु है ही नहीं। क्यों? क्योंकि संप्रभु का मतलब होता है कि निर्णय लेने की सर्वोपरि स्वतंत्रता उस राष्ट्र के हाथ में है, और नेपाल तो भारत से परामर्श लेता है इस बात को। अरे बेवकूफ़, कितना बड़ा फ़ायदा है अगर आपके घर में आपका बड़ा भाई हो, आपके घर में बड़े हों आपसे, तो आप उनसे अगर कोई मान लीजिए कोई आपको वस्तु या चीज़ खरीदनी है तो आप उनसे एडवाइस लोगे। बड़े भैया हैं, बड़ी दीदी हैं, तो उनसे बोलोगे कि अगर मैं एंड्रॉयड फ़ोन लूँ या आईफोन लूँ तो मुझे क्या फ़ायदा रहेगा। आपके बड़े भाई ने वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं तो वो जानते हैं कि एंड्रॉयड में ये फ़ायदा है, आईफोन में ये फ़ायदा है।
आप अड़े हो आईफोन लेना है, वो आपको एडवाइस देंगे कि आईफोन ना लो क्योंकि उसमें खर्च ज़्यादा है, सारी चीज़ें प्रीमियम है, और सबसे बड़ी बात है सिंगल सिम है। तो एंड्रॉयड लो, एंड्रॉयड लो जी, 2 सिम डालो। हाँ देखो चक्कर आने लगे बेटा 2 सिम के नाम से। तो अच्छी बुराइयाँ या अच्छाई बुराइयाँ क्या है, आपके जो बड़े हैं वो आपको बता देंगे। परामर्श लेना ज़रूरी है, सही है, अच्छा है। पुराने बुजुर्ग होते हैं, घर में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो बड़े बुजुर्गों से आप अगर सलाह मशवरा परामर्श नहीं लोगे तो नुकसान में होगे कि फ़ायदे में? नुकसान में होगे कि नहीं? बड़े बुजुर्ग कह रहे कि कलवा को नहीं नोचना है, निमंत्रण नहीं देना है। बोले क्यों? उससे तो हमारी दोस्ती है। तेरी दोस्ती होगी, वो दोस्ती लालच में रखी थी उसने जी, वरना तुम्हारे खाने में कुछ गलत मिला देगा। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने उस चीज़ को फेस किया है कि कौन व्यक्ति गलत है। मैं कलवा ये नहीं, किसी के अगर परिचित हो तो भारत माता की जय ठीक है। आप ये आरोप नहीं लगाना कि क्या बात कर दी है, आप इसकी जगह कुछ और समझ लीजिए, हलवा समझ लीजिए। हलवा तो किसी का नाम नहीं होगा ना, ठीक है। हाँ, तो कलवा हलवा में कुछ डाल दे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो ऐसे, हाँ, जमाल घोटा कुछ भी मान लो। तो ऐसे में बड़ों ने क्या सलाह दे दी कि इस रास्ते पे नहीं चलना, ये गलत रास्ता है, या इसको निमंत्रण नहीं देना, ये गलत है। तो बड़ों का होना अच्छी बात है या उनसे परामर्श लेना बुरी बात है? अच्छी बात है, बड़ों से परामर्श लेना। तो बड़े भाई हैं भाई, परामर्श लीजिए। नेपाल का कितना फ़ायदा, नेपाल के लिए हिंदुस्तान बता देगा ना कि आप देखिए क्या छोटी मोटी तोपों के चक्कर में पड़ रहे हो, सीधे मिसाइल की बात कीजिए, मिसाइल की बात कीजिए। कुछ पैसे चाहिए तो दे देंगे हम यार, क्यों घबरा रहे हो? तो फ़ायदा होगा कि नहीं? नेपाल का भारत से फ़ायदा होगा कि नहीं? अगर राजनीतिक मामला या राजनीतिक संरचना में कुछ गड़बड़ होती है, फिर से राजतंत्र वाली स्थिति आ जाती है, तो हिंदुस्तान पूरी सहायता करेगा, भारत पूरी सहायता करेगा, क्योंकि लोकतंत्र है। यहाँ तक कि चाहे वो सम्मेलन के माध्यम से अपनी बात रखे, भारत नेपाल को बताए, स्पष्ट कर दुनिया के सामने बात रखे कि जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र है, अब कोई भी नागरिक किसी का गुलाम नहीं है, स्वतंत्र हैं सब लोग, अपने अधिकारों को, हर एक व्यक्ति के पास उनके अपने अधिकार हैं। तो ऐसे में नेपाल के लोगों को क्यों ऐसे किया जा रहा है? तो फ़ायदा होगा कि नहीं नेपालियों को? ऐसा फ़ायदा होगा कि नहीं? फ़ायदा होगा, क्योंकि सिफारिश करने वाला है और विरोध करेगा भारत के साथ तो फ़ायदे में रहेगा, नुकसान में रहेगा। अब तक तो कह रहे थे नहीं की नाकेबंदी, अब कर देंगे, अब कर देंगे। तो बाप होता है, समझे? बड़ा भाई होता है। अब आप अपने आप को थोड़ा एडवांस समझो तो लात घुसे खाओगे कि नहीं? जैसे इस पर आप लोग तो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हुए नहीं, मुझे तो नहीं पता, पर उम्मीद करता हूँ रहते ही होंगे। तो एक, हाँ, बाइक राइडर्स की एक वीडियो वायरल हुई थी। तो नई बाइक थी, नया लड़का था, पिताजी को अपने पीछे बैठाया, कह रहे चलो घुमाते हैं तुमको, नहीं, और 70-80 की स्पीड पे बाइक चला रहा था। और पिताजी 70-80 की स्पीड, आप उसको चेतावनी दे रहे कि हल्का हल्का कर ले भाई, हाँ निपट जाएंगे दोनों, अभी मेरी तो हो गई, तेरी तू तो कर ले, दोनों निपट जाएंगे, अभी हल्का चला, हल्का। तो कह रहा नहीं देखो मैं तुमको स्टाइल दिखाता हूँ किस तरह से हम बाइक चला सकते हैं, कितनी स्पीड से। तो कहा चलो भाई चला ले, नहीं माना तो चला ले। बाप चुपचाप बैठे रहे, चलाए 80 की स्पीड 90 की स्पीड चलाई, ले आए, कोई दिक्कत नहीं। अब कहा देख तू आ जा, अब बाप चलाएंगे, लड़के को पीछे बैठा लिया और बाप ने 120 से नीचे उतारी ही नहीं। लड़का 1.5 हड्डी का उड़ जा रहा है बाइक पे कि पापा यार प्लीज़ कंट्रोल करो। देखिए कि नहीं, तो पंगा नहीं लेना चाहिए बड़े भाई से और बाप से।
ठीक है, अच्छी चीज़ें हैं, परामर्श मांगो, सलाह मांगो, और अच्छा लगे तो अपनाओ, लाओ। तो ऐसे ही नेपाल भारत के साथ संबंध अच्छे रख के आगे बढ़ सकता है, या विरोध करके भारत का, या भारत से विरोधी या कटुपूर्ण संबंध रख के आगे बढ़ सकता है? अच्छे संबंध, मधुर संबंध रख के आगे बढ़ सकता है, ठीक है, और भारत भी आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए अगला जब मुद्दा आता है कि आखिर भारत नेपाल के बीच मुक्त सीमा और सुरक्षा का मुद्दा, ये बहुत ज़रूरी है। भारत नेपाल के बीच पारगमन की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, मुक्त सीमा है, तो भारत को इससे क्या फ़ायदा है और भारत को क्या नुकसान है, इसकी बात कर लेंगे। नेपाल को क्या फ़ायदा है, नेपाल को क्या नुकसान है, उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। तो एक साधारण शब्द में आपसे अगर पूछ ले कि जो मुक्त सीमा है, तो इससे भारत को फ़ायदा है या नेपाल को ज़्यादा फ़ायदा है? तुलना अगर बात करें, नेपाल को ज़्यादा फ़ायदा है, भारत को? नेपाल को फ़ायदा है, ठीक है। और नेपाल को क्या फ़ायदा है वो देख लेंगे, भारत को क्या फ़ायदा है इससे, और भारत को क्या नुकसान है वो देख लेंगे। नेपाल को नुकसान हुआ कि नहीं? नेपाल को ऐसा कोई खासा नुकसान है नहीं, भारत को नुकसान है कि भारत की सामरिक सीमा पर आ जा सकती है। हो सकता है कि तालिबानी लश्कर, ISI, आतंकवादी गतिविधियों संगठन इधर से एंट्री कर जाए नेपाल के रास्ते से, और ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये सामरिक मुद्दा आ गया, सुरक्षा का मुद्दा आ गया ऐसे में, ठीक है। तो लिख लेंगे इसको साफ कर लेते हैं, अगला बिंदु लिख लेंगे पहले। हेडिंग लिख लीजिए पहले, भारत नेपाल के बीच मुक्त सीमा एवं सुरक्षा का मुद्दा। भारत नेपाल के बीच मुक्त सीमा, फ्री बाउंड्री एवं सुरक्षा का मुद्दा, सिक्योरिटी इशू की बात कर लेंगे, ठीक है। सुरक्षा का मुद्दा, तो इसमें एक तो आपने विशिष्ट संबंधों को दिखा सकते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? भारत और नेपाल के विशिष्ट संबंध, पारगमन की स्वतंत्रता, ऐतिहासिक संबंध जी, सीता राम, राम सीता, ये ससुराल है कि नहीं? तो लिख लीजिए इसमें पहला, दोनों के बीच, दोनों कौन कौन? हाँ, भारत नेपाल, ना कि राम सीता, ठीक है। हाँ, दोनों के बीच विद्यमान मुक्त सीमा, विद्यमान मुक्त सीमा ऐतिहासिक और विशिष्ट संबंधों के उदाहरण हैं। ऐतिहासिक और विशिष्ट संबंधों के उदाहरण हैं। ये विशिष्ट संबंध इसलिए हैं क्योंकि और किसी राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं है दुनिया में, या है और किसी राष्ट्र के साथ ऐसा? विदाउट वीज़ा, विदाउट पासपोर्ट आना जाना नहीं है, ये और किसी राष्ट्र के साथ, मतलब बता रहा, भारत को छोड़ के और किसी राष्ट्र के साथ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गए, ये विशिष्ट हो गए, इसलिए क्या हो गए, ये विशिष्ट हो गए। तो लिख लीजिए इसमें विशिष्ट संबंधों के उदाहरण हैं जो 1950 की संधि का प्रमुख भाग है, जो 1950 की
संधि का प्रमुख भाग है, परंतु इस मुक्त सीमा के कारण दोनों देशों के लिए सुरक्षा की साझी चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं। परंतु इस मुक्त सीमा के कारण दोनों देशों के लिए सुरक्षा की साझी चुनौतियां भी उत्पन्न हो रही हैं। अब क्या है कि दुरुपयोग कैसे होता है इस मुक्त सीमा का? तो आतंकवादी गतिविधियां हो गई, तस्करी होती है, स्मगलर आते हैं, स्मगलिंग होती है, मानव दुर्व्यापार होता है। ये सारी जो गतिविधियां हैं इनमें लोग संलिप्त रहते हैं, जिससे हो सकता है कि एक राष्ट्र या नेपाल हो चाहे भारत हो, इन दोनों के सामरिक सुरक्षा पर प्रश्न चित्र उठ जाए, मुद्दा उठ खड़ा हो, आतंकवादी गतिविधियां होंगी तो हो सकता है कि जनहानि हो जाए, हो सकता है कि किसी वैज्ञानिक केंद्र या कोई बड़ी संस्था को टारगेट किया जाए, ठीक है। तो जान माल का खतरा भी है। सैनिक सामरिक दृष्टिकोण का तो मुद्दा है ही है, सुरक्षा का मुद्दा तो है ही है। लिख लीजिए इसमें, दोनों देशों के बीच मुक्त सीमा का दुरुपयोग, दोनों देशों के बीच मुक्त सीमा का दुरुपयोग आतंकवादी, तस्कर, स्मगलर, इसमें आप ब्रैकेट में मानव दुर्व्यापार भी लिख सकते हो, स्मगलर मानव दुर्व्यापार में संलग्न लोगों के द्वारा किया जाता है, मानव दुर्व्यापार में संलग्न लोगों के द्वारा किया जाता है। मुक्त सीमा के कारण सीमा पार अपराधी सुरक्षा के लिए समस्या पैदा करते हैं। और इससे भी बढ़कर भारत विरोधी राज्यों के द्वारा मुक्त सीमा का प्रयोग भारत के हितों के विरुद्ध किया जाता है, भारत के हितों के विरुद्ध किया जाता है। इसलिए यह भारत की सुरक्षा के लिए गैर परंपरागत खतरा बन चुका है। गैर परंपरागत खतरा मतलब यह है कि कह के नहीं आएगा, जब आएगा तो आएगा खतरा, ठीक है। एक है कि हम सचेत है कि पाकिस्तान बहुत नालायक टाइप का है, शैतान बच्चा है, तो ये पता नहीं कब जो है अपनी आतंकवादी गतिविधियों को सामने रख दे, तो उससे तो अलर्ट है। तो ये क्या है? गैर परंपरागत खतरे, इनका पता नहीं, क्योंकि भारत विरोधी गतिविधियों को अपनाया जा रहा है, भारत विरोध को जगाया जा रहा है। तो ये क्या हो गए? गैर परंपरागत खतरा। अगला बिंदु लिखेंगे।
लिखिए, नेपाल में विद्यमान किसी भी अस्थिरता से सुरक्षा की समस्या और गंभीर हो जाती है। सुरक्षा की समस्या और गंभीर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर भारत में कोई भी किसी भी तरह की, चाहे वो राजनीतिक अस्थिरता हो या कोई भी ऐसी गतिविधि हो, चाहे वो धार्मिक मामला हो, कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो उसकी आंतरिक समस्या हो, वो गंभीर समस्या बन जाएगी भारत के लिए, और गंभीर समस्या बन जाएगी भारत के लिए। जैसे उदाहरण के लिए लिखिए, उदाहरण के लिए 1999 में काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण आतंकवादियों के द्वारा किया गया था। इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण आतंकवादियों के द्वारा किया गया था। और पहले क्या था, ये विमान वगैरह इनका अपहरण आतंकवादी कर लिया करते थे और सरकार को मजबूर कर दिया करते थे कि अपनी मांगों को पूरा करने। उसमें मांगे ये भी हो सकती हैं कि उन आतंकवादियों के संगठन में उनका या कोई सरदार हो या कोई सदस्य हो, वो उस राष्ट्र की सरकार के कैद में हो, तो उसको मुक्त कराने के लिए। जी, जैसे इस एयरलाइंस अपहरण पर एक फिल्म भी आधारित है, बनी है, आप लोगों ने देखी होगी, ये दिल आशिकाना। देखी कि नहीं? ये दिल आशिकाना है। हाँ, साउथ की नहीं है। हाँ, अभिनेता कौन है उसमें? अर्जुन रामपाल है। ये दिल आशिकाना मूवी, वो कह रहा है सनी देओल। हाँ, पता नहीं कैसी पीढ़ी है जो नष्ट होती जा रही है। ना तो आप लोग मनोरंजन सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, ना पढ़ाई लिखाई में इतने बढ़िया हो, ना हैं? अच्छा कौन सी है? बेल बॉटम। तो देख ली होगी आप लोगों ने मूवी वो। ऐसी मूवी तो देखोगे जिसमें आप टेढ़े मेढ़े हो जाओ, ठीक है, यह चोरी चकारी हो। लिखो, चलो आगे लिखो। आप देख लेंगे कि आखिर इस मुक्त सीमा से फायदे क्या हैं। ठीक है, ये क्या देख लिए? नुकसानी तो देख लिए, ये लॉस थे। अब फायदे देख लो। मुक्त सीमा से फायदे, मुक्त सीमा से फायदे। अब मुक्त सीमा होगी तो आसानी से लोगों का आवागमन होगा, और आसानी से लोगों का आवागमन हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, सहज हो जाएगा। तो अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग एक दूसरे की सहायता आसानी से कर लेंगे। अभी थोड़ी कि प्राकृतिक आपदा आ रही है, बाढ़ आ गई है, और ऐसे में आपको बॉर्डर पे लगा दिया जाए कि पासपोर्ट वीजा चेक होगा तब, ये पहले बनवाइए। तो लोग नाव में तैरते हुए जा रहे हैं पासपोर्ट वीजा मोहर लगवाने के लिए। तो ऐसे सही रहेगा? ऐसे सही रहेगा? ये तो गलत बात है। तो क्या है, मुक्त सीमा से ये फायदा है कि लोगों का आवागमन सुलभ हो जाता है
और असहज होते हैं लोग। हाँ, आओगे जाओगे तो वैवाहिक संबंध ही बन सकते हैं ये, तो मुक्त व्यापार के वो मुक्त सीमा से फायदे भी हैं। तो जब लोगों का आवागमन सहज होगा, आसान हो जाएगा, तो किसी प्राकृतिक आपदा आने के दौरान आसानी से लोगों का सहयोग मिलेगा और सहायता भी संभव है। सहयोग और सहायता संभव है। दूसरा ये है कि मुक्त सीमा से व्यापार बढ़ाने में भी सहायता होगी। मुक्त सीमा है, व्यापार बढ़ाने में सहायता होगी। जैसे यहाँ के लोग ज़्यादातर नेपाली कंबल पसंद करते हैं, नेपाली ऊनी वस्त्र पसंद करते हैं, गर्म कपड़े। आप लोग तो वहीं चलाते होंगे पड़ोस से, ज़्यादा दूर थोड़ी ना, यहाँ से 70-80 किलोमीटर है, एकदम 70-80 किलोमीटर की यात्रा कीजिए नेपाल में। हो सकता है कि जो आप लोग थोड़ा बॉर्डर वाले जो लोग हैं तो वैवाहिक संबंध ही बना लें, आना जाना है तो ठीक है ये। और हो सकता है कि स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी आपसी सहयोग हो जाए, सुरक्षा के मुद्दे पर भी आपसी सहयोग हो। जैसे स्वास्थ्य का मुद्दा अगर बात करें तो अभी कोविड-19 की अगर बात हुई थी, जो अभी लॉकडाउन लगा था, शुरुआत हुई थी 2019 की अगर बात करें, 19-20 की शुरुआत की बात करें, तो नेपाली लोगों को भी बता दिया कि आप अपने मुल्क में जाइए और पूरे इस कोविड-19 का, क्योंकि वैश्विक महामारी है, इसका अनुपालन कीजिए, ठीक से बचाव कीजिए। तो जब दिल्ली हो चाहे भारत के अलग अलग कोने से नेपालियों को उनके घर भेजा गया तो नेपालियों ने घोर विरोध किया। नेपालियों ने इस बात का घोर विरोध किया और कई जगह तो पुतले भी फूंके सरकार के। और इसलिए आप देखते हो कि नेपाल की सीमा को मतलब आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था जी, ताकि जो है ये वैश्विक महामारी से हर एक व्यक्ति, हर एक मानव बच सके, इसका शिकार ना हो जाए। मगर नेपाल के लोगों ने, युवाओं ने बॉर्डर पे खड़े हो करके हिंदुस्तान को गाली दी, भारत को गालियाँ दी। मगर भारत फिर भी जो है अपने उस आचरण चरित्र से नहीं डगमगाया और पूरा समझदारी से, सूझबूझ से भारत की सरकार ने अच्छा निर्णय लेते हुए इस महामारी से बचाव के लिए नेपाल को भी जागरूक किया, बताया नेपाल को भी ये कि हमारा मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से भगाना या आपके लिए दरवाजे बंद कर देना। सबसे बड़ा मुद्दा है कि मानव जाति को बचाना अभी फ़िलहाल। तो भारत किसी के साथ भी ऐसा नहीं करता, या भारत की सरकार किसी के साथ भी ऐसा नहीं करेगी कि जिससे पूरी मानव जाति को नुकसान हो या उस राष्ट्र को नुकसान हो। भले दूसरा पड़ोसी देश, छोटा पड़ोसी देश कुछ भी कह ले, उस पर पूरा कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करता भारत जिससे भारत की खुद की छवि पर कलंक लगे। समझे? तो लिख लेंगे इसमें मुक्त सीमा से फ़ायदे। मुक्त सीमा से फ़ायदे। कुछ लोग जो है बार बार कह रहे हैं कि पेट में दर्द होने लगे ना भूख के मारे। कुछ लोगों को भूख लग रही है ना बहुत तेज़ कि 5 घंटे क्लास होने वाली है, कब जो है छोड़ेंगे। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो लिखिए आगे। मुक्त सीमा से फ़ायदे। लोगों का आवागमन सुलभ और सहज होता है। लोगों का आवागमन सुलभ और सहज होता है। किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान आसानी से सहयोग और सहायता संभव है। किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान आसानी से सहयोग और सहायता संभव है। मुक्त सीमा व्यापार बढ़ाने में भी सहायक है। मुक्त सीमा व्यापार बढ़ाने में भी सहायक है। अगला बिंदु लिखेंगे सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर। सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी आपसी सहयोग
आपसी सहयोग। अब कुछ लोग सरकार का जो है बहुत विरोध कर रहे थे कोविड-19 में, जब हिंदुस्तान ने अफ्रीका के हों चाहे पड़ोसी देशों के हों ऐसे लोगों की सहायता की जो भारत की मेडिसिन काम कर रही थी। भारत से जो है कोविड-19 बचाव सामग्री भी भेजी गई दूसरे देशों को। तो कुछ लोग कहने लगे कि सरकार से अपने लोगों को दिया नहीं जा रहा और दूसरों को बांटे फिर रहे हैं। सरकार की बहुत आलोचना की कि सबसे पहले अपने देशों के नागरिकों को देखेंगे भैया, अपनों को भी देखेंगे पर दूसरों को भी देखना है। संकट की घड़ी में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर कैसे संबंध बनेंगे? संकट की घड़ी में, आपदा की घड़ी में एक दूसरे के साथ नहीं आओगे, काम नहीं आओगे तो उसका प्रभाव कैसा रहेगा? नकारात्मक रहेगा, दुश्मनी बढ़ेगी। और आज स्थिति बेहतर है, फिर भी सुधार है। तो ये नहीं कि सरकार का जो भी मंशा रहती है, इरादा रहता है, हालांकि मैं मोदी जी के बिल्कुल खिलाफ हूँ नहीं, आपको पता होना चाहिए ये। न जाने लोग क्यों उनकी बुराई करते रहते हैं। 5 किलो अनाज अगर वो दे रहे हैं तो सही बात है ना। अगर आप पकोड़े तल लोगे तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार तो मिल रहा है ना। तो खैर वो मुद्दे अलग हैं। हम फिलहाल अपने इसी मुद्दे पर आते हैं कि सरकार की आलोचना नहीं करनी है, क्योंकि सरकार पॉलिसी बनाती है सबका विकास सबका साथ। विकास हुआ नहीं तो कहाँ से लिख दे पहले समझे? जब विकास है ही नहीं तो लिखिए आगे। नहीं, सबका विकास करेंगे फिर साथ। साथ में लेकर के तो नहीं हो रहा ना विकास। तो पहले विकास कर लो, फिर हो सकता है साथ आ जाए। अभी क्या है, एक चुनावी गर्मी चल रही है, तो ऐसे में क्या है, चुनावी गतिविधियां हैं, तो ऐसे में क्या है, सबसे पहले विकास की बातें होती हैं। 8 साल का हो गया विकास। तो सबसे पहले विकास की बात होती है, फिर साथ की बातें होती हैं। ठीक है, साथ का मतलब ये है कि अपना मिल बांट के खाएंगे जी, और क्या। चल लिखिए आगे, लिख लीजिए। अब क्या कर लेंगे इसमें? नुकसान आपने देख लिए, मुक्त सीमा से नुकसान। सेंटेंस पूरा कौन सा नहीं हुआ है? आपसी तो पूरा तो हो गया इसमें और क्या अधूरा है? क्या अधूरा है? सुरक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर भी आपसी सहयोग है, लिखना है। अरे गधे। निष्कर्ष, मुक्त सीमा से नुकसान देख लेते, हानि देख लेते, फायदे देख लेते और निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो कुल मिला के आपको ये तो नजर आ गया कि मुक्त सीमा से हो सकता है भारत को फायदा कम है, क्योंकि अगर आपदा आएगी तो भारत सहायता भी कर रहा है। ठीक है, तो मुक्त सीमा से भारत को फायदा भी कम है। तो इसलिए ये है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर फायदा कम फायदा है, नुकसान भी हो रहा है, तो इसको बेहतर बनाना है। और बेहतर बनाने के लिए हमें ज़रूरी है सीमा का प्रबंधन करना, सीमा का प्रबंधन करना, ताकि हम आतंकवादी गतिविधि, तस्कर, मानव दुर्व्यवहार जैसे इन घटनाओं से बच सकें। तो इसका प्रबंधन भी करना है, लिख लीजिए। भारत नेपाल मुक्त सीमा से उत्पन्न होने वाली, भारत नेपाल मुक्त सीमा से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को हल करने के लिए, चुनौतियों को हल करने के लिए बेहतर सीमा प्रबंधन की आवश्यकता है, बेहतर सीमा प्रबंधन की आवश्यकता है।
इसलिए वर्ष 2016 में भारत और नेपाल के बीच सीमा क्षेत्रों में विद्यमान आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया गया है। सीमा क्षेत्र में विद्यमान आधारभूत संरचना के विकास पर बल दिया गया है। तो कुल मिला के ये भारत नेपाल संबंध आपने पढ़ लिया, पूरी प्रक्रिया जान ली इसमें कि किस तरह से उतार चढ़ाव आए, 1950 की संधि का क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही, मधेशियों का या आंतरिक मामला, संविधान नेपाल के संविधान के बाद की स्थिति क्या रही, नेपाल के आंदोलन आपने देख लिए, 1950 की संधि को ठीक तरीके से समझ लिया और अंत में भारत नेपाल मुक्त सीमा या सुरक्षा का मुद्दे को भी देख लिया। तो भारत नेपाल को आपने अच्छे से समझ लिया। अब बात करेंगे अगले टॉपिक में भारत नेपाल चीन। अब तक क्या था, लव स्टोरी थी, अब ट्रायंगल हो गया, अब ट्रायंगल आ गया, अब ट्रायंगल लव स्टोरी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए वर्ष 1950 की संधि, वर्ष 1950 की संधि भारत और नेपाल पर किस तरह का प्रभाव डालती है, किस तरह का प्रभाव डालती है। स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। वही